हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसपीटी एक्ट 1949 यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए जेपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज इसे हम एक फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन के तौर पे इसको कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कंप्लीट वीडियो, इसका डिटेल वीडियो हम बाद में करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो नज़दीक है। तो इस हिसाब से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, समझिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अध्याय एक। इसमें आप देखेंगे टोटल जो अध्याय है, कुल 9 अध्याय मिलेंगे आपको, और इसमें 72 धाराएं हैं, ठीक है। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं और 72 धाराएं हैं। तो आज हम इस 9 अध्याय और 72 धाराओं को टेबुलर फॉर्म में इसको फास्ट फॉरवर्ड में कवर करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए अध्याय एक जो है, इसमें नाम, विस्तार और परिभाषा है, ठीक है। यानी नाम क्या है इस एक्ट का? तो एसपीटी एक्ट है, ठीक है। इसका विस्तार किस तरह से है? तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है। और परिभाषा ये कहाँ पे क्या है, कहाँ पे लागू है? तो संथाल परगना में ये लागू है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका धारा 1 से लेके 4 तक है। अध्याय 1 जो है, धारा 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। धारा 1 में क्या कहता है? इसका संक्षिप्त नाम है और प्रसार है। इसका संक्षिप्त नाम हो गया एसपीटी और प्रसार हो गया संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, ठीक है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे धारा 2 में इसका है कि ये किस तरह से झारखंड के संथाल परगना में लागू होगी, कब लागू हो सकती है, कब इसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में अध्याय धारा 2 में है। राज्य सरकार द्वारा एसपीटी एक्ट 1949 के संदर्भ में किसी या संपूर्ण क्षेत्र से इसे हटाने या किसी अंश या संपूर्ण कानून की धारा में बदलाव या समाप्ति कर सकती है, ठीक है। ये राज्य सरकार द्वारा करेगी। नेक्स्ट है 3 में, तो हमको नहीं देखना है, 3 निरसित है। 4 में देखते हैं परिभाषाएं, ठीक है। इससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं ये कहाँ पे है? धारा 4 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 जो है 5 से लेकर 11 तक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिस तरह से संविधान में, आप संविधान में नागरिकता देखते हैं, तो नागरिकता कहाँ से कहाँ तक होता है? वो 5 से 11 तक होता है, ठीक है। नागरिकता कहाँ पे होता है? 5 से 11 तक। सेम इसी फॉर्मेट में आपको याद रखना है, ये 5 से 11 है अध्याय 2। और इसमें किसका जिक्र है? ग्राम प्रधान और मूल रैयत का जिक्र है। तो ग्राम प्रधान का नियुक्ति 5 में है, धारा 5 में है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति किस तरह से होगी, कैसे होगी, ये 5 कहता है। 6 में क्या है कि अगर ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो 3 महीने के अंदर, ठीक है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को गांव के जमींदार द्वारा आवेदन देना होगा, ठीक है। यानी गांव के जमींदार किसको आवेदन देंगे? उपायुक्त को, ताकि जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो जाए, ठीक है। 7 में है ग्राम प्रधान की काबूलियत। और 8 में है नवनियुक्त ग्राम प्रधान को 3 महीनों के अंदर जमाबंदी और खेवट खतियान की प्रतियां देना। 9 नंबर में है ग्राम प्रधान को पदांतरण का कोई अधिकार नहीं है। ये आपको याद रखना है। 9 से आपको याद रखना है, 9 अधिकार, कोई अधिकार नहीं है किस चीज़ का? पदांतरण का, ग्राम प्रधान को। 10 में देखते हैं, 10 में क्या है? मूल रैयती जोत है, ठीक है। और 11 में आपको याद रखना है ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। यानी जो भी रैयत से टैक्स वसूला जाता है, ठीक है, या दंड के रूप में जुर्माने वसूले जाते हैं, ये ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि में जमा होती है, ठीक है। और यहाँ से निकाला जा सकता है, उपायुक्त के आदेश पर ही यहाँ से ये निकाला जा सकता है। अध्याय 3 देखते हैं, इसमें क्या आता है? रैयत। अध्याय 3 जो है 12 से लेकर 26 तक है, ठीक है। अध्याय 3 जो है 12 से 26 तक है, धारा 12 से 26 तक। ये क्या है? रैयत से संबंधित जितने भी सारे अधिकार हैं, ठीक है, पॉइंट है, ये अध्याय 3 डिस्कस करता है। 12 में देखते हैं, धारा 12 में क्या है? तो धारा 12 में है रैयत के वर्ग। रैयत के यहाँ पे 3 वर्ग आपको दिखेंगे: निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत, ठीक है। ये 12 में है। 13 में है, देखिए, रैयत के भूमि उपयोग संबंधी अधिकार। मतलब रैयत किस तरह से भूमि का उपयोग करेगा, इससे संबंधित अधिकार जो है धारा 13 में है। अब धारा 13 में कहता है कि रैयत भूमि का उपयोग कैसे भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बशर्ते भूमि के मूल्य को नष्ट न करे, ठीक है। भूमि का जो मूल्य है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो उपजाऊ है तो उपजाऊ ही रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो बंजर हो जाए, उसका उपयोग ऐसे कर रहे हैं और उसका कि वो बंजर हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए। 14 में देखते हैं, रैयत को अपने जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता। यानी रैयत को अपने जोत यानी उसके एरिया से, उसके क्षेत्र से, जो भी उसका भूमि है, जोत मतलब उसका भूमि, ठीक है, जिसपे उसका अधिकार है, और उस सिवाय उपायुक्त के आदेश पर, ठीक है, उपायुक्त के आदेश पर ही उसे बेदखल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। 15 में देखते हैं, 15 में क्या है? ईंट और खपड़े बनाने संबंधित अधिकार। यानी आप अपने जोत पे यानी अपने क्षेत्र पे, जो आपका एरिया है, भूमि है, उस पे जो है ईंट और खपड़े बनाने संबंधी आपके पास ये अधिकार है, ठीक है। 16 में क्या है कि आप वहाँ पे अपने जोत पे
बांध बना सकते हैं, मछली या अन्य उत्पादन संबंधी आपके पास ये अधिकार है। ठीक है, ये 16 में है। 17 में है अपने निजी जोत के वृक्षों, उद्यान, बांस पर रैयत का अधिकार। ठीक है, अब इसके पास रैयत का अधिकार है कि वो अपने निजी जोत पे वृक्ष लगाए, उद्यान लगाए, बांस लगाए, ये सब के अधिकार है। 18 में क्या है कि भवन निर्माण संबंधी रैयत का अधिकार। अब जो भी रैयत है वो अपने जोत पे भवन, घर बना सकता है। ठीक है, भवन निर्माण कर सकते हैं। 19 में क्या है कि जोत का विभाजन है और लगान का वितरण। 19 में कहता है कि अगर जोत का विभाजन होगा, अगर क्षेत्र का बंटवारा होगा, तो लगान का भी जो बंटवारा होगा। ठीक है, ये 19 कहता है। धारा 20 में क्या है, तो धारा 20 में है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, याद रखना है। ठीक है, 20 में याद रखना है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। और 21 में है गैर आदिवासी रैयत द्वारा रहती भूमि का हस्तांतरण। ठीक है, गैर आदिवासी द्वारा रहती भूमि का हस्तांतरण, ये 21 में। 22 में क्या है, रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना। ठीक है, अब रैयत जो है अपनी भूमि को, अपनी जोत को न्यास पर किसी अन्य रैयत को दे सकते हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से। 23 में क्या है, रैयत भूमि की अदला बदली, जिसको हम लोग बदलेन या विनिमय कह सकते हैं। ठीक है, ये 23 में है। अगर जैसे कोई रैयत है जिसके पास में दूसरे की भूमि पड़ती है और दूसरे वाले के पास पहले की भूमि पड़ती है, जोत पड़ती है, तो आपस में अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, ये धारा 23 कहता है। फिर 24 में देखते हैं। 24 कहता है कि रैयती जोत के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ 25 और 26 निरसित है, हटा हुआ है, इसको नहीं देखना है। हम लोग अब चलते हैं अध्याय 4 में। अध्याय 4 में है बंजर भूमि और खाली जोतों का बंदोबस्ती। ठीक है, किस तरह से उसको बंदोबस्त करना है, तो अध्याय 4 बताता है। अध्याय 4 जो है आपको यहाँ से दिखेगा 27 से लेके 42 तक। ठीक है, अध्याय 4 कहाँ से कहाँ तक है, 27 से लेके 42 तक। ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अध्याय जो है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब देखिए 27 कहता है, धारा 27 में क्या है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए पट्टे के जरिए किया जाना। ठीक है, बंदोबस्ती निहित प्रपत्र की 4 प्रतियां होंगी। जो भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती जिसमें होती है, ठीक है, और बंदोबस्ती में जो भी निहित प्रपत्र होगी उसकी 4 कॉपी होगी, और एक कॉपी उपायुक्त को जाएगा, एक रैयत को, एक भूस्वामी को, और एक ग्राम प्रधान यानी मूल रैयत, वहाँ के मूल रैयत। ठीक है, दी जाएगी इस तरह से। 28 कहता है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। और बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस तरह से किए जाएंगे, उसको अनुसरण करने किए जाने वाले सिद्धांत है 28 में। 29 में क्या है, बिना उपायुक्त की स्वीकृति के बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कोई भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है बिना उपायुक्त के स्वीकृति के। ठीक है, 30 हम लोग देखते हैं। 30 में क्या है, बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उप विभाजन नहीं किया जा सकता है। ये भी करना होगा तो जमींदार और उपायुक्त के अनुमोदन के करेंगे। ठीक है, 31 में है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती अगर संयुक्त रूप से नहीं की गई हो तो उपायुक्त इसे रद्द भी कर सकता है। यानी बंदोबस्ती अगर सही ढंग से नहीं की गई है, संयुक्त रूप से नहीं किया गया है, तो उपायुक्त इसे क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। यह है 31 में। ठीक है, 32 में है, बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति। बंदोबस्ती अस्वीकृत करने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। 1 वर्ष के अंदर आवेदन देना होगा। अगर आपको बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती के विरुद्ध कोई भी आपत्ति है तो उपायुक्त को आप 1 वर्ष के अंदर उस पर आवेदन दे सकते हैं। 33 कहता है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती अगर 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया गया हो तो उपायुक्त उसे रद्द कर सकता है। यानी बंदोबस्ती को अगर 5 वर्ष के अंदर आबाद नहीं किया जाए तो उसे रद्द किया जा सकता है, उपायुक्त उसे रद्द कर सकता है। 34 है, बंजर भूमि के उपायुक्त द्वारा जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग करना। 34 कहता है कि बंजर भूमि के उपायुक्त द्वारा जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग करना उसको। ठीक है, 35 में है, सिंचाई के लिए बांध, पोखर, जलाशयों को आबाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये पॉइंट याद रखना है, सिंचाई के लिए बांध, पोखर, जलाशय को आबाद नहीं किया जा सकता है। इसकी बंदोबस्ती बिना ग्राम प्रमुख, रैयत की राय या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है। सिंचाई, स्नान, धोने, पीने के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये 35 में है। 36 में देखते हैं, उन उपधाराओं या नालों को बंदोबस्त नहीं किया जाएगा जो गांव की सीमाओं, शमशानों, कब्रिस्तानों, जाहिर थान और अन्य पूजा स्थल पर हो। ठीक है, ये 36 कहते हैं। धारा 37 में क्या है, रैयत को मवेशी चराने का अधिकार है, 37 में। ठीक है, 38 है। 38 में क्या है, चारागाह को आबाद नहीं किया जाना। ठीक है,
गोचर भूमि, गोचर यानी जहाँ पे गो मतलब गाय, गाय जहाँ चरते हैं तो वैसा भूमि हो गया गोचर भूमि। ठीक है, गोचर भूमि के रूप में अभिलेखांकित किसी व्यक्ति द्वारा बंदोबस्त, आबाद या चराई से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। 39 देखते हैं 39 में, रैयत को अपने जोतों से भिन्न भूमियों में पोखर जलाशय खोदने का अधिकार है। रैयत को अपने जोतों से भिन्न भूमियों पर पोखर जलाशय खोदने का अधिकार है। 40 में है, किसी व्यक्ति को किसी पोखर जलाशय से मछली मारने का अधिकार हो तो उसे जमींदार, भूस्वामी या मूल रैयत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 41 में देखते हैं हम लोग, पहाड़िया गांव में कोई बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती किसी गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती। ठीक है, पहाड़िया गांव क्या होता है, तो पहाड़िया गांव उपायुक्त द्वारा घोषित होती है। ठीक है, जिस गांव को पहाड़िया गांव घोषित कर दिया जाता है वहां पे क्या होता है कि कोई भी बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती किसी गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। ये 41 कहता है। 42 कहता है, 42 कहता है, उपायुक्त द्वारा उस व्यक्ति को बेदखल करना जो विधि का उल्लंघन करके कृषि भूमि को कब्जा लिया हो। ठीक है, वैसे व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है जिसने उल्लंघन करके कृषि भूमि को जबरदस्ती अपनाया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में है लगान। ठीक है, जो कि है 43 से लेके आपको 52 तक दिखेगा। ठीक है, देखिए 43 में कहता है कि वस्तु के रूप में लगान नहीं वसूल किया जाएगा। ठीक है, मतलब वस्तु के रूप में लगान का वसूली नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए पैसे लगेंगे, पैसे के रूप में करना है, रुपये के रूप में। ठीक है, 44 कहता है सद्भाव में दिए गए लगान के लिए देय नहीं होगा। सद्भाव में दिए गए लगान के लिए देय नहीं होगा। 45 है कि डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान चुकती करनी होगी। ठीक, 46 क्या कहता है, प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा जोखा जो है रखना अनिवार्य होगा। ठीक है, प्रत्येक रैयत का लेखा जोखा रखना अनिवार्य होगा, ये 46 है। 47 है कि लगान व उसके ब्याज के लिए रसीद होगा। 47 में कहता है कि लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद होना चाहिए। ठीक है, और 48 कहता है कि रसीदों एवं लेखों को प्रपत्र राज्य सरकार प्रस्तुत करेगी और अनुमंडल कार्यालय में रखेगी। जितने भी सारे रसीद और लेख होंगे उसका प्रपत्र जो है राज्य सरकार प्रस्तुत करेंगे और अनुमंडल कार्यालय में ही वो रहेगा। ठीक है, रसीद और लेख। 49 यानी 49 में है, जोत का लगान जोत का प्रथम प्रभार होगा। ठीक है, जोत का लगान जोत का प्रथम प्रभार होगा। और 50 में है, लगान में कटौती संबंधी शर्तें हैं, मतलब लगान को टैक्स को कैसे कम करना है, विशिष्ट कारणों से लगान में कमी। ठीक है, ये 50 का। 51 कहता है लगान कमी की अवधि। ठीक है, दोबारा लगान की कमी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संथाल परगना बंदोबस्त विनियम के अधीन लगान की सूची प्रकाशित नहीं की जा सकती। ये 51 कहता है। 52 में आपको याद रखना है, लगान के अलावा वसूली पर जमींदार को दंड। दे लगान के अतिरिक्त वसूली पर जमींदार या उसके अभिकर्ता को 6 माह का साधारण कैद और 500 रुपये का अर्थदंड दिए जा सकते हैं। अगर यानी जबरदस्ती का दंड वसूला जा रहा है, ठीक है, लगान के अलावा, तो उसको 6 माह का साधारण कैद हो सकता है और 500 रुपये का अर्थदंड लगा सकता है, जुर्माना लग सकता है। ये 52 है। अध्याय 6 देखते हैं, ये भूस्वामी द्वारा अर्जित भूमि के बारे में। ठीक है, ये जो है 53 ही है, एक इसका धारा है अध्याय 6 का। ठीक है, भवन निर्माण या अन्य प्रयोजनों से भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण, ये सिर्फ 53, धारा 53। अध्याय 7 में लोग देखते हैं न्यायिक प्रक्रिया, जो कि 54 से स्टार्ट होगा और आपको दिखेगा 63 तक। ठीक है, देखिए 54 में क्या है, प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार है। इससे संबंधित जितने भी नियम बनाएगा कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। 55 कहता है लगान वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध उत्तरोत्तर मुकदमे नहीं किया जाएगा, यानी 6 माह के भीतर दोबारा मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। 56 कहता है बेदखली, उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई भी व्यक्ति को निकाला नहीं जा सकता है, ये कहता है 56। 57 में है अपील, 58 में है दोबारा अपील करना, दूसरा अपील। 59 में आपको याद रखना है पुनरीक्षण और 60 में याद रखना है पुनर्विलोकन। आपको बस ये सब टर्म याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 60 में हो गया पुनर्विलोकन। 61 में आपको याद रखना है केवल प्रावैधिक टेक्निकल आधार पर ही किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। ओके, 61 में। 62 में है उपायुक्त और उपसमाहर्ता आयुक्त के समान निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहेंगे, ये कहता है 62। और 63 कहता है मुकदमों पर रोक। ठीक है, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को परिवर्तित करने के कोई भी न्यायालय वाद ग्रहण नहीं करेगा, ये 63 है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 8, जो कि 64, 65 और 66, धारा 64, 65 और 66 है जिसमें। ठीक है, ये परिसीमा को डिस्कस करता है अध्याय 8। 64 में कह रहा है परिसीमा के समान नियम, आपको बस पॉइंट याद रखना है। वैसे आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, इस अधिनियम के अन्यत्र वाद हेतु प्रावधान के दिनों से 1 वर्ष तक जमा होंगे। धारा 42 के लिए आवेदन में परिसीमा के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी, ये भी याद रखना है साथ में। 65 में आपको याद रखना है कि बेदखली के मुकदमों के लिए परिसीमा। 66 में आपको याद रखना है अपीलों के लिए परिसीमा, अपीलों के लिए परिसीमा। धारा 57 के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष
अपील आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर ही की जाएगी। ठीक है। उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आदेश का विरुद्ध अपील और आदेश की तारीख 60 दिनों के भीतर की जाएगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। न्यायाधिकरण जो है आयुक्त के समक्ष जो है 90 दिन तक, और अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष 60 दिन तक। ठीक है। वह अंतिम अध्याय हम लोग देखते हैं, अध्याय 9, जिसमें विविध प्रावधान है, जो 67 से लेकर 72 तक है। 67 कहता है अर्थदंड जुर्माना, 200 रुपये जुर्माना और अपराध जारी रहने की दशा में प्रतिदिन 5 रुपये तक, और 5 रुपये तक और जुर्माना का भागी होगा। जमींदार किसी बांध, नहर, नाला, डैम, तालाब आदि जलाशयों की मरम्मत और रखरखाव से चूकता है। 68, जमींदार पर नोटिस की तामीली। 68 कहता है, 69 कहता है कुछ भूमियों के अधिकार के अर्जन पर रोक है। 70 कहता है बकायों की वसूली है। 70 में, धारा 70 में है बकायों की वसूली। 71 में है राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार है। 71 के तहत राज्य सरकार जो है इसमें नियम बना सकती है, नियम कानून बना सकती है। और 72 कहता है विशिष्ट विधानों की व्यावृत्ति। ठीक है, तो ये था संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949, जिसके कुल 9 अध्याय और 72 जो धाराएं हैं उसको हमने टेबुलर फॉर्म पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। आप इसे एक बार रीडिंग करें ताकि आपके लिए आसान हो देखना। ओके, थैंक यू।